नमस्कार दोस्तों, आप सभी के साथ में मैं फिर खड़ा हूं। आज हिंदी के L1 और L2 के लिए महत्वपूर्ण जो सवाल है उनसे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देरी करते हुए मैं आपके सामने महत्वपूर्ण सवाल है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। यहाँ घोष और अघोष वर्णों के बारे में हमसे सवाल पूछा गया है। तो पहला सवाल हमारा यह बनता है कि जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प है जो घोष वर्ण नहीं है। आपने हिंदी भाषा में जब कंपन के आधार में बात की जाती है, स्वरों को या व्यंजनों को कंपन के आधार पर या नाद के आधार पर या घोष के आधार पर, घोष का सामान्य जो अर्थ होता है वह होता है नाद, या हम कह सकते हैं कि कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर जो हमारे हिंदी भाषा में जो वर्ण है उनको दो भागों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करें तो दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसे हम घोष कह सकते हैं और घोष को ही सघोष कहा जाता है, और दूसरा भाग अघोष। हिंदी भाषा में जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वह घोष के अंतर्गत माना जाएगा, जिसे हम सघोष भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारे जो अंतस्थ वर्ण है जैसे य, र, ल, व साथ में है, यह भी घोष के अंतर्गत माने जाते हैं। अघोष वर्णों की अगर मैं बात करूं तो देखिए पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, और उसके बाद में हमारे उष्म व्यंजन में श, श और श, तीन हमारे ये वर्ण हो गए। और इसके अलावा जितने भी जो स्वर हैं वह स्वर भी इन्हीं सघोष या घोष वर्ग के अंतर्गत माने जाएंगे। तो चार विकल्प है। अब आप लोग विकल्प देखिए, सबसे पहला क्या लिखा है? ए, उसके बाद में छ, उसके बाद में अ और उसके बाद में ड। तो अभी हमने लोगों ने चर्चा की कि जो घोष है, सघोष है, उनमें एक तो स्वर वर्ण आते हैं, तो आप पहले ही काट सकते हैं। तो यह भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये हमारे घोष वर्ण है, और उसके बाद में अ, यह भी नहीं होगा क्योंकि यह भी क्या है? घोष वर्ण है। तो उसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर 2 छह लिखा है, और अभी हमने कहा था कि अघोष या अघोष के अंतर्गत जो पहला और जो दूसरा वर्ण है तो छह वो वर्गीय व्यंजन में च और छ दूसरा वर्ण हो गया, इसलिए ये यहां पर घोष वर्ण न होते हुए कौन सा वर्ण हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन विकल्प नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल कि किस शब्द में, चार विकल्प में से यह पूछा गया है कि किस शब्द में री का स्वर नहीं है। री का स्वर नहीं है। री, देखिए आप लोग, ये हमारा री का स्वर है, और इसका जो लिखित रूप अर्थात इसकी जो मात्रा है वो इस प्रकार किसी भी वर्ण में लगती है। तो देखिए यहां चार विकल्प इसमें देखिए, सबसे पहला कृपा, तो क्या के साथ में री की मात्रा लगी है तो यह भी हमारा विकल्प नहीं होगा। उसके बाद में शब्द है कृष्णा, इसमें भी कै के साथ में री की मात्रा लगी है तो ये वर्ण भी हमारा नहीं होगा। उसके साथ में तीसरा हमारा महत्वपूर्ण शब्द दे रखा है दृष्टि, और दे के साथ में यहां पर भी री की मात्रा का समावेश है तो यह भी नहीं होगा। और चौथा हमारा महत्वपूर्ण जो शब्द है रिवाज, यहां र के साथ में ई, छोटी हम जिसे कह सकते हैं, इसका आगमन है, इसलिए यहां पर जो शब्द बना वो बना हमारा री बना है। तो चार विकल्प में से यही पूछा है कि री का स्वर नहीं है, तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? री का स्वर किसमें नहीं है भाई? रिवाज जो शब्द है इसमें री का स्वर नहीं है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है देखिए कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऐसी कौन सी ध्वनियां जिन्हें अनुस्वार कहा जाएगा? तो देखिए सबसे पहला कि स्वर के बाद में आने वाली जो नासिकी ध्वनियां होती है, क्या उनको अनुस्वार कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित जो ध्वनियां होगी उन्हें अनुस्वार कहा जाएगा, या स्वर के साथ में जो आने वाली ध्वनियां हैं उनको अनुस्वार कहा जाएगा, या व्यंजन के बाद में आने वाली जो ध्वनियां होगी उनको अनुस्वार कहा जाएगा। देखिए अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार ज्यादातर आपने व्याकरण के अंदर पढ़ा होगा, अनुस्वार का जो रूप है वो इस प्रकार लिखा जाता है, और साथ में अनुस्वार को जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, इसी वर्गीय व्यंजन का जो पंचम वर्ण होगा, कौन सा वर्ण? पंचम वर्ण, उन्हें
एक तो नासिके व्यंजन भी कहा जाता है, नासिके व्यंजन या नासिके वर्ण भी उन्हें कहा जाता है, और यही नासिके जो वर्ण होंगे उन्हें अनुस्वार कहा जाएगा। ये अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखूं तो देखिए कि समधनतोष, मैंने क्या लिखा यहां पर, समधनतोष, मैंने क्या लिखा कि समधनतोष। तो यहां देखिए कि मैं के बाद में जब तय का आगमन हो गया तो मैं यहां पर जो संधि हो रही है व्यंजन संधि की, तो मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं संतोष, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, संतोष। तो यहां देखिए इसी मैं का जब ये पंचम रूप में परिवर्तित हुआ तो मैंने इसे अनुस्वार रूप में भी लिख दिया, और इसी का जो पांचवा रूप है त थ द न न, तो मैंने उसमें न के रूप में भी इसको मैंने लिख दिया। तो हम सीधे से यहां उत्तर की बात करें कि ध्वनियों में अनुस्वार किसे कहा जाएगा, यहां बात केवल ध्वनियों की हो रही है। यहां मैंने इसके साथ साथ में आपको अलग से विशेष ज्ञान भी यहां दे दिया कि स्वर के बाद में जो आने वाली जो नासिकीय जो ध्वनियां होगी उनको क्या कहा जाएगा, अनुस्वार कहा जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा 1 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण हमारा जो सवाल है, देखिए कि किस शब्द में गुण संधि है, किस शब्द में गुण संधि है। 4 विकल्प है और यहां गुण संधि के बारे में पूछा गया है, गुण स्वर संधि। आप लोगों को पता है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भाई, 5 भेद होते हैं। और यहां हमसे पूछा गया है गुण स्वर संधि का उदाहरण। गुण स्वर संधि या गुण संधि के बारे में जैसे आपसे पूछा जाए तो 3 चीजें आपको याद रखनी भाई, ए, उसके बाद में औ, और उसके बाद में अर। इन 3 का जहां योग हो रहा है किसी विशेष शब्द में तो वहां गुण संधि होती है। सीधे से देख लिए ए, यहां अगर मैं बात करूं, अगर मैं सीधे से इनके ए, औ और अर के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि भाई हमारा जो भारतीय शब्द है यहां पर सीधे गुण संधि हो रही है। भारत धन इंदु, संधि विच्छेद, भारत धन क्या बन गया भाई, इंदु, भारतेंदु, ठीक है, क्योंकि ए के बाद में ई का आगमन हो गया तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। पहला विकल्प देखे सिंधु धन उर्मी, सिंधु धर उर्मी, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है, तो यहां पर जो संधि होगी वो हमारी होगी दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में देखिए नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और लोकेश्वरी, लोक धन ऐश्वर्य, लोक धन क्या बन गया भाई, ऐश्वर्य। और यह जो उदाहरण होगा वह होगा वृद्धि स्वर संधि का। किसका उदाहरण भाई, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। 4 विकल्प थे और हमसे यहां पूछा गया था कि किस विकल्प में हमारी गुण संधि है, तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो गया, भारत धन इंदु, भारतेंदु। के बाद में बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। 4 विकल्प है। सबसे पहला विकल्प है हमारा वृक्ष धन छाया, अनुस्वार लगा यहां पर देखिए, वृक्ष धन छाया, ये दूसरा हमारा विकल्प। तीसरा वृक्ष धन छाया, और चौथा है वृक्ष धन छाया। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि यहां हमारा विकल्प कौन सा है, वृक्ष धन छाया, क्योंकि ए के सामने जब 6 का आगमन हो रहा है, 6 या 6 का आगमन होता है तो वहां 6 का 2 के बीच में इनमें आगमन हो जाता है। तो वृक्ष धन छाया संधि का उदाहरण है, और संधि अगर आपसे पूछे तो आप लोग याद रख सकते हो, ये व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाएगा। विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर 4 हमारा सही होगा। समश्रुत शब्द का तद्भव पूछा है, यहां से क्या पूछा भाई, तद्भव शब्द। तो विशेष प्रकार के शब्द हैं हिंदी भाषा में, शब्द के जो समावेश होते हैं तब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें तत्सम और तद्भव शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। तत्सम शब्द और दूसरा है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द और दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, तद्भव शब्द हो जाता है। तत्सम यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में वर्तमान में प्रचलित है उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं भाई संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृति भाषा के शब्द जो वर्तमान में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो वर्तमान में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम संस्कृत भाषा के तत्दंसम, उसके समान संस्कृत भाषा के समान शब्द तद्भव, इन्हीं
संस्कृत भाषा के शब्दों का कुछ परिवर्तन के साथ में जब इनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। आपने बहुत चीजें पढ़ी, जैसे नासिका का क्या बन जाता है भाई, नाक हो गया, नासिका का क्या बन गया, नाक हो गया। उसी प्रकार आम्र का क्या बन जाता है, आम हो गया, है ना। इष्टिका का ईंट बन गया, इष्टिका का क्या बन गया, ईंट हो गया। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो तत्सम से तद्भव रूप बनते हैं। 4 शब्द है, तो देखिए आप साहब, समश्रु का पूछा गया, समश्रु पहला क्या है, मूछ, उसके बाद में क्या लिखा है, अश्रु, उसके बाद में लिखा है आशु, और उसके बाद में क्या लिखा है भाई, ससुर। तो 4 विकल्प में से हमारा जो सही विकल्प होगा समश्रु मूछ जो शब्द है इसका तद्भव रूप है, समश्रु मूछ शब्द का तद्भव होगा। इससे ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई मूछ जो शब्द है इसका तत्सम क्या है। तत्सम अगर आपसे पूछे तो याद रखिए आप लोग समश्रु इसका तत्सम रूप माना जाएगा। उसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण हमारा अगला सवाल है आपके लिए कि विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। विपरीत अर्थात उल्टा, ऐसे शब्द जो हमारे सामने हैं और उनका विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाएगा। 4 विकल्प आराम से देखिए, उसमें क्या कुछ नहीं, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद में क्या विलोम शब्द, और उसके बाद में समानार्थक शब्द, और उसके बाद में एकार्थक शब्द। तो सीधे तौर पर आपको सब लोगों को पता है विपरीत उल्टे, सीधी बात का उल्टा जवाब देते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सीधी बात का उल्टा जवाब देते हैं, उसी प्रकार विपरीत को क्या कह सकते हैं हम लोग, विलोम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, विलोम शब्द। पर्यायवाची आपको सबको पता है, समानार्थी शब्द कह सकते हैं जिसे, पर्याय का समानार्थी हो गया, ठीक है। और ये समानार्थी है। एकार्थक शब्द, एक शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहा जाता है, एक से अधिक जिनके अर्थ होते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न पूछा गया है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण रंग, उसके बाद में आकाश, उसके बाद में जाति, और उसके बाद में क्या पूछा भाई, अक्षर यहाँ पूछा गया है। वर्ण, किस वर्ण का आपने शर्ट पहना है, किस वर्ण की आपके पास में कलम है, तो हम कह सकते हैं वर्ण का अर्थ रंग भी माना जाएगा। वर्ण का हम कह सकते हैं कि भाई जाति भी होती है। वर्ण को हम कह सकते हैं अक्षर भी होता है, लेकिन वर्ण का अर्थ आकाश से नहीं लिया जाता है। किससे नहीं लिया जाता है, आकाश से। तो वर्ण यहां अनेकार्थिक शब्द है, अनेकार्थिक शब्द है, या एकार्थिक शब्द भी कह सकते हैं, एक से अधिक जिनके अर्थ होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वन का रंग भी हो गया, वन का जाति भी हो गया, वन का अक्षर भी हो गया, लेकिन वन का अर्थ आकाश से नहीं लिया जाता है। उसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण सवाल कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का यहाँ पर्याय पूछा है, तो कौन सा नहीं है। आप लोगों को सीधे से पता है कि जो पानी के जो पर्याय शब्द हैं, उन पानी के पर्याय शब्दों में जब जय प्रत्यय के रूप में लगता है तब वहां कमल के पर्याय बनते हैं। दया जहां प्रत्यय के रूप में लगता है तो वह बादल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और धी जहां प्रयुक्त होता है तो वह सागर या समुद्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं बात करूं, पानी को जल कहते हैं, तो जलज क्या हो जाएगा भाई, कमल का पर्याय हो गया। दय अगर मैं लगाऊं, जलद हो गया, तो जलद किसका पर्याय हो गया, बादल का पर्याय हो गया। और जलद ही अगर मैं बोलूं तो ये किसका पर्याय हो जाएगा, सागर का पर्याय हो जाएगा। तो जलद किसको कह सकते हैं हम लोग, कमल को कह सकते हैं। और जलद किसको कहेंगे भाई, बादल को कहेंगे हम लोग। उसके बाद में जलद ही किसको कहेंगे हम लोग, समुद्र को कहेंगे, तो कहेंगे समुद्र को कहेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ में आप लोग समझ गए। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल क्या है, देखो जल लगा, देखो जलन, पानी को अंबु भी कहते हैं तो अंबुज, ये भी हो गया हमारा। और यहां देखिए पंकज भी कहते हैं। मनसीद कमल का पर्याय नहीं भाई, मनसीद आप लोग याद रखिए, जो ये पर्याय है वह पर्याय माना जाता है मदन का पर्याय, कामदेव का, जिसे हम कह सकते हैं मदन या कामदेव है, उसका ये पर्याय माना जाता है। तो कमल का पर्याय यहां जलद हो गया हमारा, उसके बाद में देखो अंबुज भी हो गया हमारा, और उसके बाद में क्या बन गया, पंकज भी इसका पर्याय हो गया है। 10वां सवाल है आपके लिए कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द यहां पूछा गया है। जिसका मन, है ना, कई बार कहते हैं ना भाई काम कर रहे हैं लेकिन उसका मन उस काम में नहीं लगता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक हमें वन वर्ड जिसे हम कह सकते हैं, उसको ऐसा एक शब्द हमें बताना है इस प्रकार के वाक्य के लिए कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, उसके लिए हमें एक सार्थक शब्द बताना है। देखिए मनन, उसके बाद में बेध्यान, मनवा और अन्य मनस्क। मनन भी नहीं होगा,
बेध्यान भी नहीं होगा, मनवा भी नहीं होगा, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अन्य मनस्क, अर्थात जिसका मन अन्य तरफ हो, दूसरी तरफ हो, काम की तरफ नहीं हो, उसके लिए अन्य मनस्क कहा जाएगा। बहुत ही अच्छा सुधारण है। अभिधा शब्द शक्ति में देखो, शब्दों की जो शक्ति, शब्द जब अपने अर्थ देते हैं उसके आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी जो महत्वपूर्ण शब्द शक्ति होती है उसे बोलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। जहां वाक्य में शब्दों के सीधे और सही तरीके से जिस अर्थ की प्राप्ति होती है, सरल तरीके से जहां वाक्य अपना अर्थ प्रदान करता है, सीधे तरीके से जिसके अर्थ की हमें प्राप्ति होती है, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा, जहां हम कह सकते हैं किसी बात को लक्षित करके, किसी बात को या किसी के लक्ष्य करके कहा जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति में किसी प्रकार का व्यंग्य छुपा होता है। तो यहाँ 3 चीजें हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। सीधे से उदाहरण पर, जैसे मैं आपसे उदाहरण की बात करूं तो जैसे राम पढ़ता है, सीधा सा वाक्य, सरल वाक्य है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई शब्द शक्ति नहीं है, अभिधा शब्द शक्ति है। नहीं, माफ कीजिएगा, प्रथम जो सीधा से तौर पर हमें अर्थ की प्राप्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा में जैसे मैं कह सकता हूं कि राम शेर है, राम शेर है, अब राम तो शेर बनेगा ना भाई, राम शेर है, ठीक है। अब राम तो शेर नहीं, हाँ वो प्रभु श्री राम तो शेर थे, उनकी बातें तो अलग है। यहां पूछा राम शेर नहीं है। शेर होने के मतलब 4 उनके हाथ पैर होना, कान उस प्रकार होना, उस प्रकार वो नहीं है। राम शेर का मतलब होता है कि शेर के जो गुण है वह राम में, अर्थात राम बहादुर है। इस प्रकार यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति की बात करूं, जहां व्यंजित तौर पे बात कहा जाता है, जैसे कहते हैं गुरुजी ने कहा कि 4 बज गए, कहते हैं गुरुजी ने कहा कि 4 बज गए। अब गुरुजी 4 बजे की कह रहे हैं, बज गए हैं, है ना, बजी, गुरुजी ने कहा कि 4 बज गए हैं, गुरुजी ने कहा कि 4 बज गए हैं। अब गुरुजी ने जैसे 4 बजे कहा, इसका मतलब क्या है, विद्यालय में छुट्टी होने का समय हो गया है, बच्चे ने अपने जो क्या बोलते हैं बैग है, उन बैगों को समेट लिया है, उनको किताबें डाल ली है, घर जाने का उनका समय हो गया, गुरुजी का घर जाने का समय हो गया, इसलिए कह सकते हैं 4 बज गए। तो 4 बज गए, इसके एक से अधिक अर्थ हमारे यहाँ व्यंजित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो याद है कि अब अभिधा शब्द शक्ति में वाचार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। देखो, लक्ष्यार्थ लक्षणा में होगा, व्यंग्यार्थ व्यंजना में होगा, और विचित्र अर्थ की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। वाचार्थ मतलब सीधे तौर पर जहां अर्थ हमें प्राप्त होता है वहां हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो इसी सवाल का उत्तर नंबर 1 होगा कि अभिधा शब्द शक्ति वाचार्थ में प्रकट होती है, सीधे तौर पर, सरल तौर पर जहां अर्थ की प्राप्ति हो रही है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। उसके बाद में देखिए कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के 3 प्रकार आप सभी को पता है। सबसे पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हमारी जो संज्ञा के 3 भाग प्रकार होते हैं, सबको पता है आपको। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसके बाद में देखिए जातिवाचक, और तीसरा संज्ञा का जो प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा। कौन सी भाई? भाववाचक। देखिए मैं आपको सरल तरीके से बताऊं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब संसार में पहले तो सबसे बड़ी चीज है कि संज्ञा है क्या, है ना। हर एक वस्तु, स्थान, जगह, व्यक्ति, जो कुछ जिनका एक नाम होता है, जिनसे उनकी पहचान होती है, जिनसे उनको पुकारा जाता है, वो नाम ही संज्ञा कहलाएगा। और यहाँ 3 भेद की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक, उसके बाद में जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक देखिए, इस संसार में ऐसी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, जिसे हम कह सकते हैं जगह हो, ठीक है, व्यक्ति हो, स्थान हो, जगह हो, या कोई शहर का नाम हो, किसी प्रकार की बात हो रही है, ठीक है, या भाव की बात हो रही है, ठीक है, भाव की बात नहीं है अभी, यहाँ व्यक्ति हो, जगह हो, स्थान हो, ठीक है। तो जो अपने आप में एक है, अपने आप में एक है, तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत माना जाएगा। और दूसरा जाति, जो एक से अधिक है, जो समूह में है, समुदाय में है, वह जातिवाचक के अंतर्गत माना जाएगा। और जो व्यक्ति में नहीं है, जो जाति में नहीं है, जो भाव है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं केवल, वह हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण दे सकता हूं, मैंने कहा ताजमहल, मैंने कहा कि ताजमहल, ठीक। अब ताजमहल संसार में कितने हैं भाई? ताजमहल तो एक ही है, ठीक है, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक है। लेकिन मैंने केवल कहा महल, महल तो बहुत सारे महल है,
ठीक है, तो महल जातिवाचक के अंतर्गत गया। और भाव जिसको हम देख सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना, जैसे बुढ़ापा, बचपन, ठीक है, मानवता, ठीक है, अपनत्व, ये कुछ उदाहरण होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं भावों को, वो भाववाचक संख्या के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए, तो भाववाचक संख्या के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? गुण दोष आता है, दिशाएं आती है, आभूषण, आभूषण का नाम तो व्यक्ति या जाति के अंतर्गत जाएगा, तो ये नहीं होगा। दिशाओं के नाम भी इसके अंतर्गत नहीं होगा। पशु पक्षियों का नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत या जातिवाचक के अंतर्गत मान सकते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं गुण दोष की जब विवेचना की जाती है, दोष है, गुण है, भाव है, संवेदनाएं है, वो सारे हमारी भाववाचक संख्या के अंतर्गत माने जाएंगे। उसके बाद में हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए आप लोग, कि मदन काली पतलून से पहनकर खेलने आया। ये हमारा शब्द है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। इस वाक्य के अंतर्गत हमें यहाँ विशेषण पूछा गया है, विशेषण कौन सा है? तो देखिए यहाँ बात हो रही है मदन की। मदन ने कैसी पतलून पहनी भाई? पतलून कैसी? अरे काली, पतलून कैसी काली, तो विशेषण कौन सा हो गया हमारा? काली शब्द यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। मदन की तो विशेष, मदन यहाँ संज्ञा शब्द है, मदन यहाँ कर्ता शब्द है इस वाक्य का। ठीक है, खेलना यहाँ क्रिया हो गई, ये हमारा कर्ता हो गया, खेलना क्रिया हो गई। ठीक है, और पतलून जो हमारा शब्द है, इसकी यहाँ विशेषता बताएगी, तो पतलून शब्द तो यहाँ विशेष्य कह सकते हैं भाई, क्योंकि विशेष्य की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। विशेष्य की क्या बताई जाती है भाई? विशेषता बताई जाती है। और यहाँ विशेषता जहां बताएगी वही विशेषण हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो पतलून कैसी काली है, तो इस वाक्य में जो विशेषण है वो काली शब्द यहाँ विशेषण है। उसके बाद देखिए कि वहां मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर हमें प्रयुक्त होगा। रिक्त स्थान में क्या होगा भाई? प्रयुक्त होगा। रिक्त स्थान में चार विकल्प में से उचित हमारा शब्द है वो हमें प्रयुक्त करना है, कि वहां मोहन के, या मोहन के, और मोहन के, अथवा मोहन के अलावा। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान में हमारा कौन सा शब्द उपयुक्त शब्द होगा? वह अलावा होगा। अब जब कभी भी पेपर में इस प्रकार के जब सवाल आते हैं आपके सामने, तो चार विकल्प है, उनको अच्छी प्रकार से उस रिक्त स्थान में आपको बैठाते हुए या उनको सॉल्व करते हुए उस सवाल को पढ़ना अच्छी प्रकार, फिर हमें उत्तर देना है। जल्दबाजी नहीं करनी भाई, आप लोगों को ये याद रखना भाई। देखो उसके बाद देखो, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, या तक क्या किस काम के लिए प्रयुक्त हुआ है? कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। देखिए समुच्चय बोधक, उसके बाद में देखो क्रिया विशेषण, उसके बाद में देखो संबंध बोधक, और उसके बाद में क्या लिखा है? विषमादि बोधक अव्यय। यहाँ विषमादि बोधक अव्यय की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक। संबंध बोधक भी इसी प्रकार का काम करते हैं। विषमादि बोधक आश्चर्यचकित होते हैं, उनके लिए काम में लिए जाते हैं। तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक के अंतर्गत मानते हैं। किसके अंतर्गत मानते हैं? संबंध। वैसे तो सही पूछे तो जो तक शब्द है वो निपात है भाई, ये कौन सा शब्द होते हैं? निपात। तक, भर, भी, ऐसे ही, ऐसे सब निपात, लेकिन यह निपात नहीं है, तो हम इसे संबंध बोधक अवयव कह सकते हैं। पढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा महत्वपूर्ण जो सवाल है वो देखिए आप लोग, को और के लिए किस प्रकार के कारक चिन्ह हैं? किस प्रकार के कारक? ये चिन्ह शब्द भी यहाँ गलत है। चिन्ह शब्द देखिए इस प्रकार शुद्ध रूप में लिखा जाता है, या तो आपको इस प्रकार मिलेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो चिन्ह शब्द लिखा जाता है वो इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो को और के लिए देखो, संप्रदान, उसके बाद में कारण, उसके बाद में अपादान और संबंध कारक। आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो सीधा कह सकते हैं को और के लिए जो हमारे कारक चिन्ह है वो किसके हैं? किसके हो गए भाई? संप्रदान कारक के ये कारक चिन्ह माने जाएंगे। किसके माने जाएंगे? संप्रदान कारक के ये कारक चिन्ह माने जाएंगे। उसके बाद में के उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, सभी को आप सबको पता है। वाक्य के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भाई? दो होते हैं। पहला कौन सा हमारा? पहला होता है हमारा उद्देश्य, और दूसरा कौन सा होता है? विधेय।
उद्देश्य को हम क्या कह सकते हैं भाई, कर्ता भी कह सकते हैं। और कर्ता के अलावा जो कुछ वाक्य में आता है वह विधेय के अंतर्गत माना जाता है, या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। तो हम कह सकते हैं उद्देश्य विधेय किसके महत्वपूर्ण अंग हो गए भाई, हमारे वाक्य के महत्वपूर्ण अंग माने जाएंगे। किसके, वाक्य के महत्वपूर्ण अंग माने जाएंगे। उसके बाद देखिए कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा, देखो यहां उद्देश्य की बात हो रही, अभी हम लोगों ने चर्चा की उद्देश्य क्या होता है, वाक्य का कर्ता। उद्देश्य वाक्य क्या होता है भाई, कर्ता होता है। तो हम कह सकते हैं सीधा इस वाक्य में उद्देश्य कौन हो गया हमारा, तेंदुलकर भाई साहब है, क्योंकि इन्होंने क्या लगाए हैं, छक्के लगाए हैं, वो भी कितने, 5 छक्के लगाए हैं। ठीक है, तो वाक्य का कर्ता हमारा उद्देश्य कहलाएगा। उद्देश्य कौन है यहाँ पर, तेंदुलकर है। उसके बाद देखिए कि विराम चिन्ह का नाम है, विराम चिन्ह का नाम, ये जो हमारे पास यहां दे रखा है, मैं एक बार यहां लिख देता हूं आपके सामने। इस प्रकार जो विराम चिन्ह है इसका क्या नाम होता है, देखो इसे अर्ध विराम बोलते हैं, इसे केवल विराम बोलते हैं, इसे अल्प विराम बोलते हैं, या ये हंसपद बोलते हैं। देखिए इसे सीधे तौर पर कह सकता हूं मैं, इसे अर्ध विराम कहा जाता है। पहली चीज, विराम का मतलब होता है रुकना। ठीक है, अल्प विराम जो केवल इस प्रकार लिखा जाता है। हंसपद तो अगर वाक्य में लिखते लिखते किसी प्रकार के कोई शब्द की त्रुटि हो जाती है तो फिर हम इस प्रकार करके उसको बीच में लिखते हैं, वो हमारा हंसपद होता है। यहां इस विराम चिन्ह को हम अर्ध विराम कहेंगे। कौन सा विराम, अर्ध विराम कहेंगे। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कोई कठिन शब्द है और उसको स्पष्ट करना है, तो आपने कभी देखा होगा कई बार हम पढ़ते हैं और बीच में कोष्टक लगा के उसका एक अर्थ लिखा होता है। तो कठिन शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं तो सीधे से कह सकते हैं हम किसका प्रयोग करेंगे, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए अवसर का लाभ उठाना, बहुत ही अच्छा सा यहाँ उपयुक्त सा हमारा मुहावरा दिया है कि अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना और अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ